अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हम जब भी हज़रत टीपू सुल्तान की कहानियां सुनते हैं और जब भी हम हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत के बारे में याद करते हैं तो हम सुल्तान को जिन लोगों ने धोखा दिया था उन गद्दारों के बारे में ही ज़्यादातर जानते हैं या फिर समझते हैं। लेकिन हकीकत में तो सल्तनत मैसूर के अंदर नवाब हैदर अली ख़ान साहब के दौर से ही गद्दार मौजूद थे। लेकिन नवाब हैदर अली का ऐसा डर और खौफ था गद्दारों के दिलों में कि उन गद्दारों की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि किसी तरह की वो चाल को चल पाते। लेकिन दोस्तों, जब नवाब हैदर अली ख़ान साहब का इंतकाल हुआ तो कई गद्दारों ने सर उठाने की कोशिश की थी और इसका सबसे पहला उदाहरण या फिर एग्जाम्पल हमें एक ऐसी चाल से पता चलता है कि हज़रत टीपू सुल्तान और उनके ही छोटे भाई अब्दुल करीम साहब के बीच में एक दरार पैदा करना चाहते थे ये गद्दार। मगर दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान और उनके छोटे भाई अब्दुल करीम साहब ने इन गद्दारों के पूरी तरह से मंसूबों को नाकाम किया और इन गद्दारों को भी इनके अंजाम तक पहुंचाया। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ और गद्दारों के बारे में और एक और दिलचस्प वाक़या बताने वाला हूं। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली मिलती रहे। तो चलो, लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूरे मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी हैं। दोस्तों, जब 7 दिसंबर 1782 की शाम को नवाब हैदर अली ख़ान साहब बहादुर का इंतकाल हुआ तो वहाँ मौजूद सिर्फ कुछ ही ख़ास लोगों को इस बात का पता था कि नवाब हैदर अली ख़ान साहब इंतकाल कर गए हैं। दोस्तों, वहाँ मौजूद लोगों में से सिर्फ कुछ ही ऐसे थे जिनके ऊपर नवाब हैदर अली ख़ान साहब बहादुर भरोसा किया करते थे, जैसे कि पूर्णैया, कृष्णा राव, शामैया, अबू मोहम्मद, मोहम्मद अली, बदरुज़्ज़मा ख़ान, गाज़ी ख़ान और महामिर्ज़ा ख़ान। दोस्तों, ये सब के सब हैदर अली साहब के बहुत ही करीबी थे और उस वक्त इन सब लोगों ने ये फ़ैसला किया था कि जब तक हज़रत टीपू सुल्तान वहाँ नहीं पहुँच जाते हैं तो हैदर अली ख़ान साहब की मौत की खबर को पूरी तरह से सीक्रेट रखा जाएगा। दोस्तों, ये प्रिकॉशन इन लोगों ने इसलिए लिया था ताकि कोई भी गद्दार या फिर दुश्मन नवाब हैदर अली ख़ान साहब की मौत की खबर सुनकर इस बात का फ़ायदा ना उठा सके। और इसलिए पूर्णैया ने सबसे ख़ास करके हकीमों को और दूसरे लोगों को बिल्कुल उसी तरह से बराबर बर्ताव करते रहने का वो हुक्म सुनाया, जैसे कि नवाब हैदर अली ख़ान साहब बहादुर के टेंट के आगे जाकर झुककर सलाम करना और फिर अंदर जाकर इलाज करना और फिर बाहर आते हुए दोबारा सलाम करना वगैरह। दोस्तों, इतने इत्तिहाद रखने के बावजूद भी नवाब हैदर अली ख़ान साहब के इंतकाल की खबर लीक हो गई और कई गद्दारों ने इस खबर को सुनने के बाद इस मौके का फ़ायदा उठाने का सोचा, जिसमें ख़ास कर 2 लोग थे। दोस्तों, इन 2 गद्दारों के नाम थे मोहम्मद अमीन और बख्शी शमशुद्दीन। दोस्तों, मोहम्मद अमीन एक 4000 घुड़सवारों के रिसाले का कमांडर हुआ करता था और सुल्तान की या फिर हैदर अली ख़ान साहब की फ़ौज में एक हद तक वो काफ़ी ज़्यादा जाना माना इंसान था और इसीलिए उसने सुल्तान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सुल्तान के ही छोटे भाई अब्दुल करीम साहब को भड़काने की पूरी तरह से कोशिश की और इस साजिश को पूरा करने के लिए उसने मोहम्मद अमीन और बख्शी शमशुद्दीन को इस प्लान के अंदर भी शामिल किया। साथ ही कई और लोग भी इनके साथ जुड़े हुए थे। दोस्तों, पहले तो इन लोगों ने नवाब हैदर अली ख़ान साहब के इंतकाल की खबर पूरे कैंप के अंदर फैला दी, मगर पूर्णैया ने बहुत ही चालाकी से सभी गद्दारों को गिरफ़्तार करवा कर उन्हें मौत की सज़ाएँ दे दी। लेकिन मोहम्मद अमीन और बख्शी शमशुद्दीन ने किसी तरह से बचते बचाते एक और ऐसी चाल चली कि सुल्तान के छोटे भाई अब्दुल करीम साहब को बादशाह बनने की मांग रख दी। दोस्तों, उन लोगों को ये लग रहा था कि शायद सुल्तान के छोटे भाई अब्दुल करीम साहब बादशाह बनने के लालच में अपने ही बड़े भाई हज़रत टीपू सुल्तान के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और शायद दोनों भाइयों के आपस में जंग होगी और इस तरह से हुकूमत कमज़ोर हो जाएगी और इस कमज़ोर हुकूमत के अंदर हर तरफ रिबेलियंस होंगे, जिससे इन गद्दारों का फ़ायदा होगा और ये गद्दार ऊपर उठ जाएंगे। और दोस्तों, इसी गद्दारी और नमक हरामी के चलते मोहम्मद अमीन और बख्शी शमशुद्दीन ने जब ये पेशकश सुल्तान के छोटे भाई से की तो सुल्तान के छोटे भाई अब्दुल करीम साहब ने ये कहा
कि अब्बू जान के गुजरने के बाद तुम चाहते हो कि मैं अपने बड़े भाई का हक़ छीन लूँ, ये कभी नहीं हो सकता। और ये कहते हुए अब्दुल करीम साहब ने उन दोनों गद्दारों को जालसाजी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करवा दिए। दोस्तों, इस वाक़ये को अलग अलग राइटर्स ने और अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग तरह से लिखा है, लेकिन मुहिब्बुल हसन ने इस वाक़ये के अंदर एक फ़्रेंच ऑफ़िसर का भी जिक्र किया है जिसका नाम बेयोनेट था, और इस गद्दारी के चलते उस फ्रेंच ऑफ़िसर को भी गिरफ़्तार किया गया था। मगर जान बख्शने की वादे के ऊपर उस ऑफ़िसर ने पूरी सच्चाई खोल कर रख दी कि मोहम्मद अमीन और बख्शी शमशुद्दीन ने किस तरह से गद्दारों को अपने साथ शामिल करके हज़रत टीपू सुल्तान से उनका हक़ छीनने की कोशिश की थी। दोस्तों, इसके फ़ौरन बाद मोहम्मद अमीन और बख्शी शमशुद्दीन को वो फ्रेंच ऑफ़िसर के साथ बेड़ियों में डालकर श्रीरंगपट्टनम रवाना कर दिया गया, और बाद में इन गद्दारों का फ़ैसला हज़रत टीपू सुल्तान ताजपोशी के बाद किए थे। दोस्तों, हसन साहब लिखते हैं कि एक और वाक़या हुआ था जिसके अंदर दूसरे कुछ गद्दारों ने भी सर उठाने की कोशिश की थी इसी मौके पर, मगर सुल्तान के एक बेहद वफ़ादार फ्रेंच ऑफ़िसर जिनका नाम पॉलेट था, जो सेकंड कैप्टन हुआ करते थे रेजिमेंट डी ऑस्ट्रेसिया में, उन्होंने इन गद्दारों को पकड़वा कर सज़ाएँ दी थी। दोस्तों, ये सब चल ही रहा था कि पूर्णैया और दूसरे सालारों को ये खबर मिली कि शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान अपने कुछ ख़ास लोगों के साथ तेज़ी के साथ उनकी तरफ आ रहे हैं। इस खबर को सुनने के बाद सभी गद्दारों की तो नींदें उड़ गई, क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान की मौजूदगी में तो कोई भी गद्दारी करने का सोच भी नहीं सकता था। और जब हज़रत टीपू सुल्तान नवाब हैदर अली ख़ान साहब के कैंप के नज़दीक पहुँचे तो सुल्तान ने किसी भी तरह के शोर या फिर तोपों की सलामी लिए बगैर ही कैंप के अंदर दाखिल होना मुनासिब समझा, और फिर हज़रत टीपू सुल्तान ने बड़ी ही खामोशी, एहतराम और अदब के साथ अपने वालिद मरहूम नवाब हैदर अली ख़ान साहब बहादुर के जनाज़े मुबारक की ज़ियारत किए थे। दोस्तों, इसके फ़ौरन बाद आपने अपने छोटे भाई अब्दुल करीम साहब को भी गले लगाए और उनसे भी मुलाकात किए, और फिर सुल्तान की वहाँ पर यानी कोलार के आसपास में ही ताजपोशी की गई थी। दोस्तों, शायद उन बेवकूफ़ गद्दारों को ये लग रहा था कि सल्तनत और पावर की लालच में हज़रत टीपू सुल्तान के छोटे भाई अब्दुल करीम साहब बहक जाएंगे, लेकिन वो गद्दार ये बात भूल गए कि धोखा गीदड़ देते हैं, शेर नहीं। दोस्तों, कुछ राइटर्स और ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने अब्दुल करीम साहब को कमज़ोर दिमाग वाला लिखा है, मगर हकीकत में आप कमज़ोर दिमाग वाले बिल्कुल नहीं थे। वो सिर्फ शांत स्वभाव रखते थे, लेकिन जब भी मौका पड़ता तो आप भी हज़रत टीपू सुल्तान की तरह बहादुरी दिखाया करते थे। और साथ ही साथ फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान अब्दुल करीम साहब को हज़रत टीपू सुल्तान ने खुद किले की यानी कि श्रीरंगपट्टनम फोर्ट के वेस्टर्न एंगल की जिम्मेदारी दिए हुए थे। दोस्तों, जब हम सल्तनत मैसूर और सुल्तान की बातें करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं अब्दुल करीम साहब को भूल जाते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर अब्दुल करीम साहब के बारे में डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान। अल्लाह हाफ़िज़।